स्टूडेंट्स, ये इतिहास की आपकी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था और प्रागैतिहासिक काल की क्लास में हमने वो सब पॉइंट्स को कवर किया था जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने कहानी के तौर पर भी उसको जाना और हमने उसको टेक्स्ट के माध्यम से भी उसको जाना, ताकि हम लंबे समय तक उसको याद रख सकें और आसानी से हम एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चंस को सही कर सकें। प्रागैतिहासिक काल में जो हमने क्वेश्चंस किए थे बहुत आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, यही एडवाइस दूंगा कि आप उनको नोट्स में आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय में आसानी से रिवीजन करने में हेल्प मिल सके। तो हिस्ट्री की आपकी ये सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हम हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से जानते हैं। पहले हम उसको जानते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, और तीसरा नाम उसका हड़प्पा सभ्यता। फर्स्ट पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम आरंभ में इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से नहीं जानते थे। आरंभ में हम इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अब इसके पीछे की कहानी क्या है तो उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई तो 1922 में हुई थी और हड़प्पा की जो खुदाई थी वो 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो बाद में हुई थी, वो बात सही है, लेकिन इसकी जो जानकारी है वो पहले ही मिल चुकी थी और ये पता चल चुका था कि हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी तक सीमित है। तो इसीलिए सिंधु नदी तक सीमित होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। बाद में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 में, हमने उसकी खुदाई कराई तो उसमें पता चला कि वहाँ पर जो व्यवस्था थी वो नगरीय व्यवस्था थी। वहाँ पर जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो बहुत काफ़ी अच्छे स्तर की थी। वहाँ पर नगरीकरण था और दूसरा बहुत सारे ऐसे वहाँ से साक्ष्य मिले कि जिससे हमें ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि वो एक तरीके से अपने आप में संस्कृति थी। तो उसको हड़प्पा संस्कृति का नाम भी दिया गया और इतने बड़े स्तर पर सब चीज़ों का मिलना ये अपने आप में एक सभ्यता का प्रतीक है, इसलिए इसका नाम बाद में चलकर हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो आपको याद रखना है ये 3 नाम है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के ये 3 नाम है, तो इनसे मैं आपको परिचित करा चुका हूँ। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वो अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की बाद में जब खुदाई की गई तो खुदाई किसने की, उसकी किसने कराई और किसके नेतृत्व में कराई गई, दोनों प्रश्न अलग अलग है। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं हम। खुदाई करने वाले, नेतृत्व करने वाले को भी हम खुदाईकर्ता का ही नाम दे देते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो खुदाईकर्ता जो थे, याद रखिएगा, इसकी हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई थी, याद रखिएगा 1921 में इसकी खुदाई हुई थी और इसकी खुदाई करने वाले कौन थे, उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। और इसके जो नेतृत्व करता थे, मतलब ये जो खुदाई की गई थी वो किसके नेतृत्व में की गई थी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपको पता होना चाहिए। तो उनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। देखिए, 2 आपके बड़े अच्छे यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। एक सामान्य प्रश्न है, खुदाईकर्ता कौन है, सबको पता 1921 में जो है दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई, ठीक है, लेकिन निर्देशन जो है किसके निर्देशन में ये खुदाई की गई,
तो आपको याद रखना है निर्देशन जो था वो सर जॉन मार्शल का था। दूसरी बात ये पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नामकरण किसने किया था, हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया था, नामकरण किसने किया था, तो ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी सर जॉन मार्शल जो निर्देशन करता थे उन्होंने ही इसका नामकरण किया और उन्हीं के नेतृत्व में इसकी जो है वो खुदाई की गई। चलिए देखिए, अब दूसरी बात, अगर हम इसके काल की बात करें कि इस हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो क्या है, तो अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मानना है कि इसका काल कोई 3200 से मानता है, कोई 2500 से मानता है, ठीक है, कोई 2200 से मानता है, तो अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मानना है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 1931 में जो सर जॉन मार्शल है, 1931 में सर जॉन मार्शल, देखिए हम कार्यकाल की बात कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल जो था वो क्या था, तो इसका जो काल है वो क्या था, कार्य तो नहीं बुला सकता, काल, ठीक है। तो काल जो था वो सर जॉन मार्शल ने 1931 में बताया कि इसका जो काल था, 1931 में बताया कि इसका जो काल था वो 3250 से 2750 तक इन्होंने बताया। कुछ इतिहासकारों ने अलग बताया। तो सर जॉन मार्शल जो है इसके बारे में हमें जान लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसके निर्देशन करता थे और ये इसके जो है नामकरण करता थे। 1921 में इन्होंने खुदाई की, 10 साल बाद इन्होंने बताया कि इसका जो है इसका जो काल है वो क्या है। तो 3250 से 2750 तक उन्होंने बताया। लेकिन एक आपको ये पता होगा कि एक विधि है कार्बन कार्बन 14, या हम इसको C14 भी बोल देते हैं। C14 क्या है, किसी चीज का किसी वस्तु का ये पता लगाने का काम होता है कि इसकी जो है ये कितने समय पुरानी वस्तु है। C14 विधि है किसी वस्तु का ये पता लगाने में हेल्प करती है कि ये कितने समय पुरानी है, ठीक है। तो C14 विधि से जो टाइम इसका निकाला गया, और हाँ ये अब जो है सबसे जो प्रमाणिक विधि है वो यही मानी जाती है C14। तो प्रमाणिक विधि C14 के अकॉर्डिंग इसका जो काल बनेगा वो आपका 2500 से 1750, ठीक है। ये सब ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व 2500 से 1750 ईसा पूर्व का ये काल बताया गया कि इतना जो है ये लगभग 750 वर्षों का जो है ये काल बनता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट आते हैं इसका जो विस्तार है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो विस्तार में आप देखेंगे, विस्तार में दिशाओं के अकॉर्डिंग हम 4 जगह नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में जो विस्तार है वो कहाँ तक है, ये आपका खास प्रश्न है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पूर्व में सबसे पूर्व में कौन सा स्थान है, सबसे पश्चिम में कौन सा स्थान है, उत्तर में कौन सा स्थान है, दक्षिण में कौन सा स्थान है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। चलिए, तो इसका हम विस्तार देखते हैं। ये आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ऊपर जो है ये उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है और इधर आपका पश्चिम होता है, ठीक है। चलिए, तो पूर्व में जो जगह है हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वतम बिंदु है वो है जगह आलमगीर। अभी आलमगीर आपका कहाँ है, तो ये मेरठ में पड़ता है, ठीक है, आलमगीर मेरठ। उत्तर में जो जगह है उसका नाम है मांदा, और ये मांदा कहाँ पे है, तो ये मांदा पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मेरठ यूपी में है, तो जम्मू कश्मीर। दक्षिण में अगर जगह देखें तो डी से द से दक्षिण बनेगा और द से ही दैमाबाद। अब ये जो दैमाबाद है ये कहाँ पे है, ये आपका महाराष्ट्र। और पश्चिम में जो जगह है, पश्चिम में जगह पड़ती है आपकी पाकिस्तान में, उसका नाम है आपका सुत कांगेडोर, ठीक है, सुत कांगेडोर। कांगेडोर।
देखिए अब ये जो जगह है चारों, उत्तर में स्थान कौन सा है? मादा, दक्षिण में दैमाबाद और इधर पूर्व में आलमगीर, इधर सुल्तानगढ़। सुल्तानगढ़ ये पाकिस्तान में पड़ता है, तो पाक मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब ये चारों स्थान किसी न किसी नदी पर भी स्थित है, किसी नदी से मिलते हैं। तो प्रश्न आपका ऐसे भी बन जाता है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? या ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्वतम सीमा में कौन सी नदी है? पश्चिम में कौन सी नदी है, उत्तर में कौन सी नदी है, दक्षिण में कौन सी नदी है? चारों नदी का आपको नाम पता होना चाहिए। देखिएगा, जम्मू कश्मीर में है झेलम, और दक्षिण महाराष्ट्र में आपको पता है, महाराष्ट्र में नदी है गोदावरी, और यहाँ आपकी मेरठ आलमगीर में नदी है हिंडन, और जो पश्चिम में नदी पड़ती है पाकिस्तान में सुल्तानगढ़ में, वो होगी दास को। चारों नदियां इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बन जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। चलिए देखिए, विस्तार हो गया। अब आप एक बात और समझ लीजिएगा, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन स्थल है, उन सबको अगर मिला दिया जाए तो उसका डिजाइन कैसा बनता है? जैसे वर्गाकार बनता है, आयताकार बनता है, त्रिभुजाकार बनता है, तो उसका जो डिजाइन है वो त्रिभुजाकार बनता है। चलिए मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये भारत है और ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान का ये वाला स्थल और भारत, संपूर्ण भारत नहीं, उत्तर और पश्चिम का जो भारत है उस वाले हिस्से की बात करें तो इस तरह से आपका ये ट्रायंगल बन जाता है, ये आपका त्रिभुज बन जाता है। और इस त्रिभुज का जो एरिया है आपसे पूछा जा सकता है कि एरिया कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है आपकी हड़प्पा सभ्यता फैली थी, ठीक है। तो किस किस जगह पे है, तो आपका पाकिस्तान और आज का भारत और पाकिस्तान, ठीक है। चलिए इसकी जो आकृति है याद रखिएगा, जो आकृति है वो कैसी बनी है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, ठीक है। और एरिया इसका कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अब देखिए स्थल की हम बात करते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन से हैं, वहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं कि कौन सा स्थल किस लिए प्रसिद्ध है, या क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है, निम्न से कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन है, निम्न से कौन सा स्थल आपका पुरापाषाण कालीन है, मध्यपाषाण कालीन है, या फिर नवपाषाण कालीन है। वो हम लास्ट वीडियो में प्रागैतिहासिक काल में कर चुके हैं, नवपाषाण, मध्यपाषाण और आपका जो पुरापाषाण, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्थल पे हम बात करेंगे हड़प्पा। तो हड़प्पा याद रखिएगा किस नदी के तट पर है, तो हड़प्पा जो नदी है वो रावी नदी के तट पर है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रावी नदी के तट पर है। और ये आज कहाँ पड़ता है, तो प्रॉपर आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है मांटगोमरी, ठीक है। मांटगोमरी जिला रावी नदी के तट पर हड़प्पा आज भी स्थित है, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब देखिए, अब इसमें हम अगर बात करें कि पहली बार हड़प्पा के जो हड़प्पा में कोई अवशेष दबे हैं या फिर कुछ हड़प्पा कालीन स्थल वहाँ से मिलने की कोई संभावना है, कुछ वस्तुएं मिलने की संभावना है, इसकी जो जानकारी है पहली बार कब हुई, तो याद रखिएगा 1826 में ये जानकारी हुई। और ये जानकारी किस व्यक्ति द्वारा दी गई, तो चार्ल्स मैसन द्वारा इसकी जानकारी दी गई। फिर 1826, ये 1926 से पहले, 1921 से पहले की बात है, लगभग देखिएगा 95 वर्षों पहले की बात है, 95 साल पहले पता चल चुका था कि वहाँ पर प्राचीन काल के कोई जो है वस्तुएं प्राप्त हो सकती है, कोई जगह प्राप्त हो सकती है, ठीक है। अब देखिए 1921 में इस जगह की खुदाई हुई, तो किसने की, दयाराम साहनी, और दयाराम साहनी ने जो है किस वर्ष की, 1921 में। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन अगर ऐसे बने कि नियमित खुदाई जो है वो कब से शुरू हुई, तो नियमित याद रखिएगा 1923 में नियमित खुदाई शुरू हुई थी।
उसके बाद देखिएगा 1926 में दयाराम साहनी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने भी वहां पर खुदाई का काम कराया। उनका नाम क्या था? माधव स्वरूप वत्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहली बार जानकारी में 1826 में आया, 1921 में इसकी खुदाई हुई और 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खुदाई कराई और 1940 में दूसरा नाम था मार्टिमर व्हीलर। ये याद रखिएगा, मार्टिमर व्हीलर ने इसकी खुदाई कराई। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपका अच्छे एग्जाम में आरओ समीक्षा अधिकारी या फिर पीसीएस स्तर के एग्जाम में क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा? हड़प्पा काल के जो रिसर्च है या फिर अनुसंधान है, ये कह लीजिएगा, हड़प्पा कालीन अनुसंधान से संबंधित निम्न में से कौन व्यक्ति शामिल नहीं है। इस तरीके के प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो आपको चारों नाम याद रखने हैं। पहले जो है ये जो चार्ल्स मैसन है, इन्होंने जानकारी दी, दयाराम साहनी ने उसकी खुदाई कराई, उसके बाद माधव स्वरूप ने उसकी खुदाई कराई, उसके बाद फिर 1940 में मार्टिमर व्हीलर ने उसकी खुदाई कराई। ठीक है, तो चारों नाम याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी, ताकि आप उनको चारों नाम को याद रख सकें। देखिएगा ट्रिक क्या है? चल दया स्वरूप मिट्टी में मर। बट ठीक है, चल दया स्वरूप मिट्टी में मर, है ना। देखिए चल का मतलब देखिए क्या होगा? चल का मतलब है चार्ल्स मैसन। ठीक है, दया का मतलब है दयाराम साहनी। स्वरूप का मतलब है माधव स्वरूप वत्स। उसके बाद मिट्टी में मर का मतलब है मार्टिमर। पूरा नाम क्या है? मार्टिमर व्हीलर। तो आपको चारों नाम याद रखने, ट्रिक याद रखिएगा, चल दया स्वरूप मिट्टी में मर। ठीक है, चलिए देखिए, तो हड़प्पा कालीन ये हमारा जो स्थल है, इसके बारे में ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, अभी इस पे और भी हम बात करेंगे। ठीक है, जब हम नगर नियोजन के बारे में बात करेंगे, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बाकी बात हम तब करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अभी सिर्फ हम स्थलों के बारे में जान रहे हैं। देखिए सेकंड नंबर आपका मोहनजोदड़ो प्रश्न आपका यही बना एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ याद रखिएगा, मृतकों का टीला, इसका अर्थ है। अब नदी कौन सी है? तो नदी आपको पता होना चाहिए, ये नदी सिंधु नदी के तट पर है। फिर इसकी जो खुदाई कराई थी वो किसने कराई थी? तो याद रखिएगा, रखालदास बनर्जी ने कब कराई थी? 1922 में कराई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर एक स्नानागार मिला है खुदाई में। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि ये स्नान करने के लिए एक जगह थी जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर इसमें स्नान किया करते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अच्छे एग्जाम में आपसे कोई इस तरीके से पूछ सकता है कि उस स्नानागार की LBH कितनी थी, लंबाई चौड़ाई, और उसकी जो ऊंचाई या फिर गहराई जो है वो कितनी थी। तो मैंने यहाँ पे आपको ये नोट करा दिया। देखिए स्नानागार की जो लंबाई थी ये LBH है, L लंबाई और B चौड़ाई, H जो है हाइट या फिर गहराई मान लीजिएगा। देखिए 11.88, 7.01, 2.43। ठीक है, अब इसको थोड़ा याद करना मुश्किल होगा, अब आपने पढ़ लिया, थोड़ी देर बाद आप बोल सकते हैं। तो देखिएगा इसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा आपको ट्रिक बेस पे याद करा दूंगा। देखिए 1.172, मतलब जैसे मान लीजिएगा, मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो हमने उन सभी लोगों को, जितने हमारे टीम में कोई काम कर रहा है, हम उसको बोल रहे हैं कि अगर तुम में से एक आदमी साथ दो, मतलब अगर तुम में से एक साथ दो, हम सफल हो सकते हैं, हम सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एक साथ दो, तो एक साथ दो का मतलब एक का मतलब 11 है ना, सात का मतलब 7 और 7 2 का मतलब 2। देखिए एग्जाम में आपसे जो चेंज करेगा वो ये नंबर चेंज कर सकता है ना, जैसे 11 को 10 कर सकता है, 7 को 8 कर सकता है, 9 कर सकता है, 2 को 4 कर सकता है। तो आप फर्स्ट वाले जो मेन है उनको याद रख लीजिएगा, एक साथ दो के नाम से, एक आदमी साथ दो, तो हम जो है विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे आते हैं। चहुदड़ो हड़प्पा कालीन स्थल है। अब इसके जो खुदाई करता थे, जिन्होंने इस पे अनुसंधान किया, रिसर्च किया, जिन्होंने खुदाई कराई, उनका नाम था MG मजूमदार। ये किस वर्ष की घटना है? 1931 में इन्होंने खुदाई कराई। 1931 मतलब वो जब जो नाम करता थे, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया, उनका नाम देखिए, हमने नाम पढ़ा है सर जॉन मार्शल ने
हड़प्पा सभ्यता का काल बताया था 1931 में कि 3250 से लेके 2750 तक होगा। तो ये उसी साल की घटना है, उन्होंने हड़प्पा का काल बताया जिस वर्ष, और उसी वर्ष चौमुदड़ों की खुदाई हुई, ठीक है, 1931 में। तो यहाँ पर एक अलग संस्कृति मानी जाती है, उस संस्कृति का नाम है झूकर या फिर झांगर। देखिए अंकी बिंदी आएगी, झांगर संस्कृति, झूकर या फिर झांगर। कभी पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि झूकर या फिर झांगर जो संस्कृति है उसका संबंध किस स्थल से है, तो चौमुदड़ों से है, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको हड़प्पा कालीन स्थलों में ये बात नोट करनी है, याद रखना है, हड़प्पा कालीन एकमात्र ऐसा स्थल था, हड़प्पा सभ्यता में चौमुदड़ एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पर वक्राकार ईंट मिली है, ठीक है। वक्राकार से मतलब आप समझते हैं इस तरह से, देखिएगा ये थोड़ा इस तरह से ईंट मिली है, कोई ये वाले डिजाइन हो सकते हैं, ठीक है, वक्राकार, इसमें ऐसे वक्र बना हुआ, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा एक विशेषता है चौमुदड़ स्थल की, वक्राकार है, ठीक है। चलिए देखिए लोथल इसके जो अनुसंधान करता थे, जिन्होंने मतलब खुदाई कराई, डॉक्टर एस.आर. राव 1957, डॉक्टर एस.आर. राव 1957 में इन्होंने इसकी खुदाई कराई। और लोथल जो है याद रखिएगा किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे है। और इसकी जो विशेषता है लोथल, और आपका जो है एक नाम दूसरा है सुरकोटदा, ठीक है, दो नाम है लोथल और सुरकोटदा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख जो बंदरगाह है, मुख्यतः दो ही बंदरगाह प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लोथल उसमें से ऐसा था जो पश्चिम जो देश थे, पश्चिमी देश थे भारत के पश्चिम में, उनके साथ में वहीं से व्यापार होता था, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा पश्चिमी एशिया का प्रमुख बंदरगाह ये कौन सा था, लोथल। पश्चिमी एशिया का इसलिए क्योंकि पश्चिमी एशिया के जितने भी देश थे उनके साथ में यहाँ से व्यापार होता था, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता था वो यहीं से शिप के माध्यम से किया जाता था, ठीक है। इसको हम जहाज़ों की गोदी भी कहते हैं, डाक यार्ड कहते हैं। यार्ड क्या होता है, यार्ड होता है जहाँ पे शिप खड़ा होता है, ठीक है, पानी का जहाज जहाँ पे खड़ा होता है उसको यार्ड बोलते हैं, ठीक है, यार्ड। तो डाक यार्ड, डाक का मतलब ट्रांसपोर्टेशन जहाँ से होता है, ठीक है। चलिए तो डाक यार्ड जहाँ वो शिप खड़ा होने का वो स्थान जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, डाक यार्ड का मतलब, ठीक। चलिए अब देखिए, तो कभी पूछे जाए जहाज़ों की गोदी जो है किसको कहा गया, तो लोथल जो बंदरगाह है, पोर्ट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा ये 1953 में ए घोष, ये व्यक्ति है ए घोष, तो ए घोष ने इसकी खुदाई कराई। और कालीबंगा जो है ये है कहाँ पे, तो कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, तो कृषि का प्रमाण मिला है जुते हुए खेतों के। अब देखिए फिर उसके बाद देखिए सुरकोटदा, तो सुरकोटदा जो है ये आप ये कहाँ पे है आज, तो सुरकोटदा ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इसके जो खुदाई जो की थी वो जगपति जोशी ने इसकी खुदाई कराई थी 1964 में, जगपति जोशी। यहाँ ये क्यों प्रमुख है, तो अभी मैंने आपको बताया कि लोथल और सुरकोटदा ये दो जगह ऐसी है जहाँ पे बंदरगाह मिले हैं। मुख्य तौर पर दो ही बंदरगाह थे हड़प्पा सभ्यता में, एक लोथल और एक सुरकोटदा, ठीक है। दूसरा ये क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर घोड़ों की अस्थियाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सैंधवकालीन स्थल था, ठीक है। सैंधवकालीन आप पढ़ेंगे आगे वैदिक सभ्यता में आर्य लोग थे, तो आर्य लोग वे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करते थे, उनका प्रॉपर एक स्थान नहीं होता था, तो दूसरे स्थानों पे जाने के लिए उनके पास घोड़े होते थे, ठीक है। तो उनके पास जो घोड़े होते थे वो घोड़ों की अस्थियाँ यहाँ पे मिली है, तो जिससे ये पता चलता है कि ये सैंधवकालीन स्थल होगा, ठीक है। चलिए तो घोड़ों की, हालांकि ये हड़प्पा सभ्यता का है, ठीक है, तो बाद में वैदिक सभ्यता इसके बाद आई, तो वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों काल का ये स्थल है। तो घोड़ों की अस्थियाँ यहाँ पे मिली और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए रंगपुर 1953 में माधव स्वरूप वत्स, अभी माधव स्वरूप वत्स जो है हमने एक पहले भी पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता देखिएगा, माधव स्वरूप वत्स 1926 में हड़प्पा सभ्यता की भी खोज की और मतलब उसकी खुदाई की, और 1953 में माधव स्वरूप वत्स ने
रंगपुर की भी खुदाई की। ठीक है, अब ये प्रसिद्ध क्यों है? यहाँ पे भी हमें खेती का प्रमाण मिला है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ धान की खेती होती थी। अब धान की खेती का प्रमाण कैसे मिला है? क्योंकि यहाँ धान की भूसी प्राप्त हुई है। ठीक है, धान की भूसी, भूसी से मतलब जो धान में से हम चावल निकाल लेते हैं, चावल के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है, ठीक है, उसको भूसी बोला जाता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आते हैं धोलावीरा। धोलावीरा ये आपका इम्पोर्टेंट स्थल है, धोलावीरा। ये माना जाता है कि ये हड़प्पा कालीन भारत में प्राप्त सबसे बड़े स्थल में से एक है। स्थल में से एक नहीं, मतलब ये सबसे बड़ा स्थल खुद ही है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल जो प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है? वो धोलावीरा है। ठीक है, इसकी खोजकर्ता कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट जो है इसके खोजकर्ता है। ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट। तो वर्ष की अगर बात करें तो 1990 में इसकी खुदाई हुई। तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अगर आज से देखें तो 31 साल पुरानी बात है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए हम इसको थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है अब तक, इसको कुछ हम समेटने की कोशिश करते हैं ताकि हमें आसानी से कुछ याद रह सके। एक तो आपका ये प्रश्न बहुत ज़्यादा खास बनता है कि किस स्थल के खुदाईकर्ता कौन थे, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो उन सबको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। देखिएगा, हड़प्पा के जो खुदाईकर्ता थे उनका नाम क्या था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने उनकी हड़प्पा स्थल की जो है वो खुदाई कराई थी। तो आप कैसे याद रखेंगे? दया हड़प्पा से हटा, दया हटा, तो दया का मतलब दयाराम साहनी, हटा का मतलब हड़प्पा। ठीक है, तो दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता आप कैसे याद रखेंगे? दया हटा, इससे ये पता चल जाएगा दयाराम साहनी खुदाई करता है, और हटा का मतलब हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए यह हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल की खुदाई दयाराम साहनी। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब इसके खुदाई करता कौन है? रखालदास बनर्जी। देखिए बनर्जी, तो इसमें आप किसी भी काम करने, मतलब देखिएगा आप पढ़ाई कर रहे हैं, मन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मन से पढ़ाई करने का मन बना है ना, मन बना। तो अगर आप एक शब्द बनाएंगे मन बना, तो मन बना में जो है दोनों याद हो जाएंगे। मन का मतलब स्थल है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, और मन बना का मतलब बनर्जी। तो कौन बनर्जी? रखालदास बनर्जी। ठीक है, उसके बाद देखिए चबूदड़ो, एंड इसके खुदाई करता कौन है? मजूमदार। तो जैसे सपोज कीजिएगा आप कहीं घूमने गए हैं, तो आपको एंजॉय करना है, तो आप वहाँ पे घूमने क्यों गए? क्योंकि आप मज़ा चाहते हो, है ना। तो जैसे आप जो है इसको बोल सकते हैं मज़ा चाहो, मज़ा चाहो। तो मज़ा का मतलब मजूमदार और चाहो का मतलब चबूदड़ो। तो इसकी ये ट्रिक बन जाएगी, ऐसे आप याद रख लेंगे। उसके बाद देखिएगा लोथल, डॉक्टर SR राव। तो जैसे मतलब हम कोई खाना खा रहे हैं, तो खाना जो है वो थाली में खाओ। ठीक है, खाना थाली में खाओ, तो थाली मतलब थल, लोथल, थाली, थल। ठीक है, उसके बाद खाओ, थाली में खाओ, खाओ का मतलब जैसे यहाँ इसको लिंक कर दीजिए खाओ से राव। ठीक है, तो डॉक्टर SR राव खाओ, है ना, क्या? तो थाली में खाओ, तो लोथल और SR राव इनका आपस में लिंक बन जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा काली बंगा, ये खुदाई करता कौन थे? ए घोष। तो ए घोष, जैसे इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे? तो काली को आप कली बोल दीजिएगा, कली, है ना। जैसे मान लो कहीं पे आप कली पेंट करना चाह रहे हैं, तो कली घोल, कली घोल। तो कली का मतलब काली बंगा और घोल से हो जाएगा घोष। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, इसको आप याद रख लीजिएगा इन दोनों को। यहाँ पे आ जाएगा धोलावीरा। तो धोलावीरा के खुदाई करता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। तो ये तो बहुत ही आसान है याद करना। देखिए धोलावीरा है ना, वीरा, तो वीरा का उल्टा करो रावी, और रावी से बन जाएगा रविंद्र, है ना, रविंद्र। तो रविंद्र सिंह बिष्ट।